तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो जैसा अपन ने रिफ्लेक्शन में बात की थी, इमेजेस कहाँ बनती है, तो हम लोग को मालूम था images are always formed at the point where the reflected rays are meet or appear to meet. If the reflected rays are really meet, then the form image is called real image, and if the reflected rays are appear to meet, then the form image is called virtual or apparent image. बिल्कुल सेम वैसा रिफ्रैक्शन में भी होता है। रिफ्रैक्शन में भी इमेजेस हमेशा उस पॉइंट पर फॉर्म होती हैं जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है। यदि रिफ्रैक्टेड रेज रियली मीट करेंगी तो रियल इमेज, और यदि रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर होंगी मीट होते हुए तो फिर वर्चुअल इमेज। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्विमिंग पूल है, वाटर है, और वाटर में यहां पर बल्ब है, सोर्स। इस सोर्स की इमेज कहां बनेगी? तो इसके लिए हमको एक भाई हमने बोला है कि रिफ्रैक्शन में इमेजेस हमेशा उस पॉइंट पर बनेगी जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है। तो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करने के लिए मिनिमम कितनी रिफ्रैक्टेड रेज होनी चाहिए? 2। अब 2 रिफ्रैक्टेड रेज आपको कब मिलेंगी? जब 2 इंसिडेंट रेज हो। तो उसमें से एक रे हमने ये इंसिडेंट की है जो इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। तो अब क्वेश्चन है कि ये रे कैसी जाएगी? तो बच्चों ये स्ट्रेट निकल जाएगी, इसकी बेंडिंग नहीं होगी। जो रे कॉन्टेक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि जो रे ऐसी इंसिडेंट होगी तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ऐसी इंसिडेंट हो रही है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, कम हो गया। और जो रे नॉर्मल के डायरेक्शन में ऐसी ही इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बनाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। या एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा था या एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, और जो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। अब आई की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 0 बाय म्यू। साइन 0 मींस 0, तो 0 बाय म्यू मींस 0। तो फाइनली साइन आर की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 0। इसका मतलब आर भी कितना होगा? 0। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0। मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। तो ध्यान रखो, रिफ्रैक्शन में भी जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होता है और इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। अब एक रे हमने ये इंसिडेंट किया है, इस रे को मान लीजिए मैंने नेम दे दिया एस ए। तो वाटर से एयर में जा रही है, वाटर टू एयर, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसी जाएगी। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो रियली तो मीट करेंगी नहीं। इसको पीछे यदि हम एक्सटेंड करें, तो पीछे एक्सटेंड करें
इसको पीछे एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट पर अपीयर हो रही मीट होते हैं। इसका मतलब एस की इमेज कहां बन रही एस डैश पर। रिफ्रैक्टेड रेज रियली मीट नहीं कर रही थी, पीछे एक्सटेंड करने पर मीट हो रही, अपीयर हो रही मीट होती है वर्चुअल इमेज। तो व्हाट इज एस डैश? दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एस। अब ये जो रे थी मान लीजिए इसको नेम दिया हमने ए बी और ये मान लीजिए एन, ये एन डैश। ये जो रे इंसिडेंट हो रही थी इसको नेम दिया सी और ये हो गया मान लीजिए सी डैश। तो अब इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये सी एस जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट या सोर्स की रियल डेप्थ है और सी एस डैश इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, क्योंकि यहां से जब देखोगे तो सोर्स जो है वो एस पर ना दिख रहा है तो एस डैश पर दिखाई देगा। तो मान लीजिए इस सोर्स की रियल डेप्थ कितनी है एच और एपरेंट डेप्थ कितनी है एस डैश। अब ये एंगल है आई, ये एंगल हो जाएगा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमको देखना है रिलेशन बिटवीन म्यू एच एंड एस डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो अब वो रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखेंगे रिफ्रैक्शन वाटर से एयर में जा रही थी ना, वाटर W म्यू ए बोलना पड़ेगा बाय स्नेल्स लॉ, क्योंकि फर्स्ट मीडियम वाटर है और सेकंड मीडियम एयर है, तो रे वाटर टू एयर जा रही है, तो W म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब हम लोग जानते हैं W म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन A म्यू W बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि जनरली हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का पता रहता है, वाटर का पता रहेगा। तो इसको अपन कन्वर्ट कर ले W म्यू A को, तो 1 अपॉन A म्यू W, W म्यू A की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दे इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R। यहां पर इस स्टेप को मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन A म्यू W is equal to sin I upon sin R। राइट हैंड साइड तो सेम रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब अब रेसिप्रोकल करोगे तो A म्यू W is equal to sin R upon sin I। अब इसको अपन चाहे तो सिंपल व्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यदि कुछ भी ना लिखे तो उसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, मतलब ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। साइन आर, यदि साइन आर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, एंगल आर है तो ये क्या परपेंडिकुलर, आर एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बोलोगे आप CA अपॉन S डैश A। साइन I, बच्चों ये I है तो ये एंगल भी I होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल के अपोजिट एंगल I, ये भी I, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो साइन I हो जाएगा CA अपॉन SA। साइन I इस ट्रायंगल में ये एंगल I है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये CA तो कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू SA अपॉन S डैश।
ऐसे अपॉन एस डैश ए। अब एक्चुअल में मैंने आपको डायग्राम क्लियरली इसलिए बहुत बड़ा करके बनाया। प्रैक्टिकली क्या होगा कि जैसे ये अब यहाँ पर ये बल्ब है, तो बल्ब से एक रे जा रही है, तो नेक्स्ट रे यहाँ थोड़ी जाएगी, बहुत क्लोज ऐसे बल्ब से बहुत सारी रेज आएंगी। और यदि आप यहां से देख रहे हैं तो ये जो मैंने बनाई थी एस ए, तो सपोज ये हो गई ए और ये है सी। यदि आप नॉर्मल वे से डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ए पॉइंट तो बहुत क्लोज होगा सी के, तो इसको लिखा जाता है ऐसा, इफ द ऑब्जेक्ट सीन नॉर्मली, इफ ऑब्जेक्ट सीन नॉर्मली, यदि ऑब्जेक्ट को आप नॉर्मली देखेंगे तो ए बहुत क्लोज होगा सी के, ए इज वेरी क्लोज टू सी। तो इस कंडीशन में यहां पर आप लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू एस ए, एस ए की जगह जाएगा एस सी और एस डैश ई की जगह जाएगा एस डैश सी। इस तरीके से हो जाएगा। अब म्यू इज इक्वल टू ये एस सी क्या है, रियल डेप्थ, और एस डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो क्या लिखोगे आप, h अपॉन h डैश, मतलब म्यू का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब जो बाद में आपको मान लीजिए क्वेश्चंस कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय आप जनरली आप लोग अंडर प्रेशर रहते हैं, तो पता लगा कंफ्यूज हो गए कि सर ने फॉर्मूला बताया था, खूब प्रैक्टिस की अपन ने साल भर, लेकिन वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है कि एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होता है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आपको मालूम है क्या लिखा, म्यू क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, और इसकी वैल्यू कैसी रहती है, हमेशा ग्रेटर देन 1। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33, 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा कब होगा, जब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर लेस। और आप सबको पता है कि हमेशा रियल डेप्थ ज्यादा होती है, एपरेंट डेप्थ कम होती है। यदि आप बाहर से देखें, यदि ग्लास से पूरा खाली था, उसकी रियल डेप्थ ज्यादा थी, पानी से भर देंगे तो वही बेस आपको उठकर दिखता है, एपरेंट डेप्थ कम दिखती है। वाटर टैंक को देख लो आप, उसकी रियल डेप्थ ज्यादा होती है, लेकिन जब पानी से आप भर देते हो तो वही बेस जो है वो ऊपर उठकर दिखता है, मतलब एपरेंट डेप्थ कम होती है। मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे मान लीजिए सपोज वाटर टैंक है, अब उसमें आप क्या मेजर कर सकते हैं, तो नो डाउट आप रियल डेप्थ मेजर कर सकते हैं, एपरेंट डेप्थ को आप मेजर नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर टैंक है पूरा भरा हुआ है, आप उसमें मीटर स्केल डालेंगे, जाता जाएगा, और जो डेप्थ मिलेगी आपको क्या मिलेगी, रियल। एपरेंट डेप्थ को केवल आप देख सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करोगे, तो h डैश इज इक्वल टू h बाय म्यू, इस फॉर्मूले से, क्योंकि टैंक की रियल डेप्थ आप मेजर कर लोगे, और वाटर यदि भरा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता रहेगा, इन वैल्यूज को रख दोगे तो क्या जाएगा आपका एपरेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल यदि ये टैंक है और इसकी डेप्थ है 1 मीटर, इसको आपने पूरा कंप्लीट वाटर से भर दिया, यहां से आप देख रहे हो, तो नो डाउट ये जो बेस है वो यहाँ दिखेगा, दिखेगा, मेजर नहीं कर सकते हो। आप मीटर स्केल डालोगे तो पूरा नीचे तक जाएगा, क्या मेजर करके देगा, रियल डेप्थ। कितना दिख रहा है ये, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है एस डैश इक्वल टू h 1 मीटर
म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 1.33 या 4/3, तो एस डैश इज इक्वल टू 3 ऊपर गया तो 3/4 मतलब 0.75 मीटर। तो जो 100 सेंटीमीटर डेप्थ थी जिस वाटर टैंक की, उसको यदि आपने कंप्लीट वाटर से फिल कर दिया तो उसका बेस कहां दिखाई देगा आपको? 75 सेंटीमीटर डेप्थ का। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग को हमेशा एपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमेशा रियल डेप्थ से कम होती है। अब जैसा मैंने ये बोला डेप्थ, तो डेप्थ तो हमेशा कहां से? सरफेस से मेजर करते हैं। भाई आप ये वाटर है, डेप्थ मेजर करना तो ऐसे मेजर करोगे ना डाउनवर्ड, ये बेस है तो फ्री सरफेस जो है वहां से डेप्थ मेजर करोगे, इसलिए डेप्थ बोल रहे हैं। पर यदि यहां से मान लीजिए एस यहां था सोर्स, रियल डेप्थ और देखिए हमारा एफ डैश, तो ये हो जाएगी एपरेंट डेप्थ। लेकिन बेस से बात करें ऐसा, तो इसको बोलते हैं राइज इन हाइट। ये क्या कहलाएगा? राइज इन हाइट। एस की जगह कहां दिख रहा है? एस डैश पर, बेस से इतना उठकर, तो इसको अपन बोलते हैं राइज इन हाइट, डेल एच। तो राइज इन हाइट, राइज इन हाइट, राइज इन हाइट, ये कितना होगा? डेल एच इज इक्वल टू एच माइनस एस डैश, तो एच माइनस एस डैश, तो डेल एच इज इक्वल टू एच माइनस एस डैश की जगह जाएगा एच बाय म्यू, तो डेल एच इज इक्वल टू एच 1 माइनस 1 बाय म्यू। फ्री सरफेस से एपरेंट डेप्थ h बाय म्यू, और बेस से कितना राइज इन हाइट, कितना उठकर दिख रहा है वो, तो h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें कई लेयर हैं और यहां कॉइन रखा हुआ है, आप यहां से देख रहे हैं ये h1, ये h2 डैश, ये h3 डैश, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, ये μ3। तो इस कॉइन की एपरेंट डेप्थ कितनी होगी? h डैश, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। h डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ h बाय म्यू, ऐसा मतलब h डैश इज इक्वल टू h1 बाय μ1 प्लस h2 बाय μ2 प्लस h3 बाय μ। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। राइज इन हाइट, बेस से कितना उठ के दिखेगा? सेकंड, डेल एच, तो यही फॉर्मूला होगा, बस समेशन साइन लग जाएगा, समेशन एच इंटू 1 माइनस 1 बाय, इसका मतलब डेल एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच माइनस समेशन ऑफ एच बाय म्यू। डेल एच इज इक्वल टू समेशन एच का मतलब h1 प्लस h2 प्लस h3 माइनस समेशन h बाय म्यू का मतलब h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2 प्लस h3 बाय म्यू। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे तो आप राइज इन हाइट निकाल सकते हैं, जब कई पैरेलल मीडियम है और उसमें आपको राइज इन हाइट फाइंड करना है। तो ये था बच्चों रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। चाहता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड दिख जाए।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। देखो कभी भी आप यदि वाटर में किसी रॉड को पार्शियली इमर्स करोगे, ये मान लीजिए कोई रॉड है AB, इसको वाटर में आप पार्शियली इमर्स करोगे तो आपको बैंड होकर दिखाई देगी, क्योंकि ये जो B पॉइंट है उसकी ये रियल डेप्थ ये यहाँ ना दिखकर यहाँ दिखेगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ दिखेगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो रॉड है एक्चुअली में ऐसी नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसे दिखेगी। ये जो रॉड में बेंडिंग होती है उसका रीजन यही है, रिफ्रैक्शन। ऐसे आप देखो तो स्टार्स जो रहते हैं वो आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ट्विंकल करके क्यों दिखाई देते हैं? स्टार्स के लिए एक्चुअली में क्या है, स्टार्स लाइट आ रही है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस है। अब वो गैसेस रुकी हुई तो है नहीं, जो लाइट आ रही है स्टार से वो आप जब ऊपर देखते हैं तो आपकी आई में इंटर करती है। अचानक से गैस आ जाएगी, कोई मीडियम चेंज हो गया तो वही रे जो स्ट्रेट आ रही थी वो बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब वो लाइट आपकी आई में आना बंद हो गई। फिर सडनली वो गैस हट गई, फिर से लाइट जो स्टार से जो आ रही थी वो आपकी आई में आ गई, फिर दिखने लग गया। इतने में फिर कोई गैस आ गई, फिर बेंडिंग हो गई लाइट की, तो वो स्टार जो आपको है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से देखो जो सन होता है, सन जो है ये अर्थ हो गई। सन कई बार अपनी जो हॉरिजॉन्टल साइड्स होती है, मतलब अपन अर्थ पर है तो अर्थ पर सभी जगह पर है। मान लीजिए आपकी ये पोजीशन है, आप ऐसा देख रहे हैं, अब ये सनसेट हुआ है या सनराइज हो रहा है, उस वक्त आपको सन रेडिश दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में सन की पोजीशन जो रहती है आई साइड के बिलो हो जाती है, नीचे आ जाता है। देखो कभी भी सन को डायरेक्ट देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? डे टाइम में शाइन करता हुआ दिखाई देगा, जबकि सन जब राइज होता है और सन सेट उस वक्त आप देखो सन आपको रेडिश दिखाई देता है और आप उसको इजीली देख पाते हैं। तो एक्चुअली में होता ये है कि सन से जो रेज आ रही है वो यहां से आ रही है और जैसे ही यहाँ पर जाती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। वो जो हॉरिजॉन्टल साइड है उसके बिलो है सन, लेकिन यहाँ से जो रेज आ रही है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है तो बैठ जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इस तरीके से जितनी रेज है उनकी बैंडिंग होती है और आपको यहाँ पर जो दिखाई देता है वो सन की क्या रहती है, एक्चुअली में इमेज होती है। तो जब सन राइज होता है, सनसेट होता है, उस वक्त जो आपको रेडिश दिखाई देता है, शाइन करता हुआ नहीं दिखाई देता, एक्चुअली वो सन की इमेज होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब क्वेश्चन उठता है कि वो रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो उसका रीजन एक्चुअली में स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उन सब कलर्स की स्कैटरिंग हो जाती है, केवल जो रेड कलर है वो बार यहाँ पहुंच पाता है। उसका रीजन है कि विबग्योर, तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा रिलेशन, तो उसमें आपको पता चलेगा I it is inversely proportional to lambda to the power 4, ये रिलेशन होता है। I मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, तो इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से जो रेड कलर है वो यहाँ तक पहुंच पाता है। अब ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको बुक्स में। जो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था रिफ्रैक्शन का वो आपको समझ में आया। नेक्स्ट मुझे आपको बताना है एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो बच्चों जैसे मान लीजिए अपन वाटर में ही बात करते हैं, बल्ब है, मान स्विमिंग पूल के लिए बात करते हैं, वाटर
और ये बाहर एयर। स्विमिंग पूल के अंदर ये बल्ब लगा है, बाहर से देख रहे हैं। अब इस बल्ब से जो रेज निकलती हैं वो मान लीजिए ऐसी जा रही है नॉर्मल, तो आपको मालूम है इसका तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट निकल जाएगी। रे कहां से कहां जा रही है? वाटर से एयर में, वाटर से एयर में। अब जो रे ऐसी जा रही है वो ऐसी डेविएट हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि रे कहां से कहां जा रही है? वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयर, तो नो डाउट डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगी। अब जो रे ऐसी जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगा, तो मान लीजिए कितना हो गया 90। जिस वक्त ये 90 होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उस वक्त ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium, then angle of incidence in the denser medium, for which angle of refraction becomes 90 degree, is called critical angle. When the ray of light passes from denser to rarer medium, then angle of incidence in the denser medium, for which angle of refraction becomes 90 degree, is called critical angle. It is denoted by C. अब इस C का म्यू के साथ क्या रिलेशन है तो वो भी आप बता सकते हो। रे वाटर से एयर पे जा रही है तो W म्यू ए, तो W म्यू ए इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, या अभी फिलहाल 1 म्यू 2 बाय स्नेल्स लॉ। हम लोग को मालूम है 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R बाय स्नेल्स लॉ। अब यहां देखें तो फर्स्ट मीडियम वाटर हो गया, म्यू ए, यहां आ जाएगा साइन I, तो I की जगह C अपॉन साइन R, तो R की जगह 90। तो ये W म्यू ए को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन A म्यू W बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसकी जगह पर साइन C अपॉन साइन 91। तो कुल मिलाकर हमको साइन C के लिए फॉर्मूला मिल गया 1 बाय म्यू। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, ऐसा सिंपल म्यू लिखा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। जैसे यहाँ वाटर एयर पेयर है तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यदि वाटर ग्लास पेयर होता तो ये क्या कहलाता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब म्यू का मतलब सिंपल हमेशा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अकेला म्यू लिखा रहे, कुछ भी नहीं लिख रहे, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो ये आपको रिलेशन मिला, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों इसके बाद अपन को स्टडी करना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा सोच के देखो, इसी कंडीशन में पहले आपकी रे जब नॉर्मल इंसिडेंट दी थी तो आप स्ट्रेट चली गई, बाद में आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज हो गया। उसके बाद जब रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। इसके बाद बच्चों यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दिया जाए क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा, तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से भी ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली रे तो फर्स्ट मीडियम में आने लग जाएंगे। बस इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए दो कंडीशन,
एक तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो रे है उसका डायरेक्शन होना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल तब होता है जब रेज, लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम के डायरेक्शन में जा रही है। रेयर से डेंसर में जाएंगी तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब रेज का डायरेक्शन डेंसर से रेयर की तरफ हो, और सेकंड कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तब सारी रेज जो है फर्स्ट मीडियम में रिटर्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? When the rays of light passes from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then all rays returns back in the same medium, first medium. This phenomena is called total internal reflection. यदि आपसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस पूछें तो there are two conditions. First, the direction of incident ray, it should be from denser to rarer, and second, the angle of incidence it should be greater than critical angle. यदि ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, समझे? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मिराज इन डेजर्ट्स, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पर बेस्ड है। मैंने आपको समझाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए दो कंडीशन बता रहा हूं। फर्स्ट, जो रे है उसका डायरेक्शन कहां से कहां होना चाहिए? डेंसर से रेयर की तरफ। और सेकंड कंडीशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। अब एग्जांपल्स की बात करूं मैं तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं कि जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा सारे क्रिस्टल्स में सबसे ज्यादा जो डायमंड है वो शाइन करता है। अब डायमंड जो है वो डार्क में, अंधेरे में चमकता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, गलत है। अंधेरे में मतलब वो सोर्स थोड़ी है। हाँ, लेकिन यदि बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं और उसमें डायमंड भी, और यदि आपने हल्की भी लाइट डाल दी तो जो सबसे ज्यादा शाइन करेगा वो डायमंड। उसका सिंपल सा रीजन है कि जो डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है। हार्ड का मतलब उसमें जो पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। डायमंड का यूज किया जाता है ग्लास कटर के लिए, ग्लास को कट करने के लिए। जो ग्लास कटर होता है उसमें सामने एक छोटा सा डायमंड पार्टिकल लगा देते हैं, जैसे उसको चलाते हैं ग्लास को काट देता है। बहुत डेंसर होता है। जिसकी डेंसिटी हाई होती है उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला बताया sin c = 1/v। जो डेंसर होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा, ये भी बताया था। तो चूंकि बहुत हार्ड है, बहुत डेंसर है, तो डेंसिटी हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री होता है और ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है। तो मान लीजिए आपने ग्लास क्रिस्टल है, उस पर रेज इंसिडेंट की और डायमंड पर, तो जब डायमंड पर 24 डिग्री तो बच्चों उसका क्रिटिकल एंगल जो रहता है डायमंड का बहुत कम रहता है। मतलब जितनी रेज 24 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होगी वो सब उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डायमंड से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट, और जबकि ग्लास में ऐसा नहीं होगा।
24 के बाद भी सारी रेज जो उनका रिफ्रैक्शन होगा, उनका रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और शाइनिंग जो होती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। मिरर में भी तो ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए डायमंड जो है वो ज्यादा शाइन करता है। आप कभी देखें ग्लास में भी जहां पर क्रैक्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा शाइन करने लगते हैं, वहां एयर आ जाती है, रेयरर मीडियम हो जाता है। रे कहां से, डेंसर से रेयरर पे जाती है, वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे देखें आप मिराज इन डिजर्ट्स, तो क्या होता है वहां पर डिजर्ट्स में, जैसे मान लीजिए सपोज बच्चों मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप इसको थोड़ा अज्यूम कर लीजिए कैमल बना रहा हूं मैं। अब जैसा बना ठीक है, मुझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। कैमल मान लीजिए यहाँ पर ये कोई व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है और यहाँ पर दूर यहाँ कोई ट्री है, ऐसा देख रहा है। होता ये है कि यहाँ पर पूरा सैंड है, काफी हॉट है, गर्म है। ये सैंड बहुत हॉट हो जाएगी तो यहाँ पर जो एयर है उसका टेम्परेचर काफी हाई रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एयर जो है वो कैसी रहेगी, रेयरर रहेगी, है ना। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। उसके ऊपर जो एयर है कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो वो डेंसर होगी। ये डेंसर और यहाँ पर रेयरर, जो सैंड के कांटेक्ट में वो रेयर है। अब यहाँ से टी से जो रे है वो ऐसी रेज आ रही है, ये डेंसर से कहाँ इंटर कर रही है, रेयरर मीडियम। तो जितनी ऐसी रेस हैं जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है, उन सबका क्या हमें लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसकी आई भी जाती है।